जिनका नाम स्पीकर है सबसे कम बोलते हैं और बाकी जो नेता है सबसे ज्यादा उनको एक एक तरह से छूट मिलती है। अब रात को एक दिन 12:15 किसी का फोन था जी, मैंने कहा कोई दुखी प्राणी को उठाओ, तो कहते हैं भाई साहब आपकी तबीयत कैसे है? अब मैंने कहा तेरे को यही समय मिला क्या? और एक दूसरा फोन आया कि साहब मेरे मोहल्ले में कुत्ते की डेथ हो गई है, उसको उठवाओ। मैंने कहा रात को 12:30 भैया कहाँ से उठाओ, सुबह होने तो करेंगे काम। SIR का मुद्दा जिस रूप में चल रहा है, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। धीरे धीरे इस जो बढ़ रहे हैं वो देश के लिए घातक है। जिसे वोट चोर, कि हमारी जो व्यवस्था है उसको वोट चोर कहा जाए, या प्रधानमंत्री को हम चौकीदार चोर का चर्चा चली, या कभी चुनाव के दिनों में बहुत के सौदागर। अभी सत्र शुरू होने से पहले ही एक तरह से बहिष्कार और इस तरह की कि हम चाय पीने नहीं आ रहे, ऐसी बातें निश्चित रूप से चिंतनीय है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब ऐसा माहौल बनता है तो फिर सदन नहीं चल पाता। मैं तो रात के यहाँ पे 12-12, 1-1 बजे तक सदन पहले भी चला, और मेरे समय पिछले सत्रों में रात तक चला है। पहले कहते अपनी जगह से कुछ बोले बैठ जाओ, फिर वेल में आ जाते हैं, कहते हैं अपनी जगहों पे आप लोग चले जाओ, अपील होती है, बातचीत होती है, फिर एक बार स्थगित भी करके अपने चैम्बर में बुला लेते हैं। विधान परिषद को लेकर राजस्थान के अंदर एक वक्त में बहुत चर्चा थी, यहाँ भवन भी अलग बनाने की बात थी, खासतौर से गहलोत सरकार के वक्त में। और इसमें दोनों बातें हैं, उपयोगी भी है, और केवल राज्यसभा को देखते तो लगता है कि दोनों वहाँ। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव एक बड़ा मुद्दा भी है। हालांकि ये सरकारों का रोल है, ये सरकारें कुछ चलाती हैं, करवाती हैं, कुछ वही बैन कर दिए। दोनों पार्टियों ने अपने समय पे छात्र संघ के चुनाव करवाए भी हैं और उसको स्थगित भी किया है। ये सुनिश्चित हो ये छात्रों के जिम्मेदारियां तो मेरे ख्याल से विश्वविद्यालय प्रशासन और उनकी विश्वविद्यालय प्रशासन की भी है, और साथ के अंदर आपके छात्र संगठनों की भी है। 75 साल को लेकर एक राइडर पहले चर्चा थी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, 75 के पार है, उनको जगह छोड़ देनी चाहिए। कि युवा भी आगे आने चाहिए, उसके साथ अनुभव भी साथ में काम करना चाहिए। अध्ययन सब सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं, ट्रोलर्स वगैरह को देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं? रात्रि को सोने से पहले मैं अपनी मेल भी चेक करता हूँ, और जितना फेसबुक है उसे पर्टिकुलर वजह तक देखता हूँ, और दिन में जब समय मिला व्हाट्सएप पे तो उसको चेक करता रहता हूँ। भाई साहब मैंने आपको ये इस मुद्दे व्हाट्सएप किया, खोल करके देख लेते हैं। अननोन को भी मैं कॉल बैक करता हूँ। जिक्र होता है चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे मामला, आप किस रूप में देखते हैं और आपके मन में मनोभाव किस रूप में? विधानसभा में एक आध बार इस तरह कोई बात आई तो भावुकता आई। एक शिक्षक जो है कैसे राजनीति को शिखर में पहुंचा, या सिंध विभाजन का दंश सहा हुआ व्यक्ति कैसे इस मुकाम पर आया। ख्वाहिश मन में होती है कि मुझे किस रूप में देखा जाएगा आने वाले वक्त में। जीवन की अंतिम सांस तक मैं देश और समाज की सेवा करता रहूं। दायित्व तो पद कुछ भी हो सकते हैं। एक ख्वाहिश जरूर है कि मोदी जी का 2047 का जो विकसित भारत है वो देखने का अवसर मुझे मिले। नमस्कार, पंजाब केसरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। आज दोस्तों जिस जगह पे हम बैठे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर होना, यहाँ तक पहुँचना, एक विधायक के तौर पर हमेशा उनकी जहन में एक सपना होता है एक जनप्रतिनिधि का कि इस जगह हम पहुँचे हैं। और जो आप सड़कों पर, गली मोहल्लों पर जो नेताओं के वादे और जो बयान सुनते हैं, उन वादों की असली ताबीर इस जगह पे होती है। जो नेता हैं उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं वो यहाँ पूरी होती हैं। जन आकांक्षाओं को पूरा करने का केंद्र यहाँ पर है, और राजनीतिक दलों के बीच में, नेताओं के बीच में जो सियासी बयानबाजी, जो बहस होती है, उसका भी ये सबसे बड़ा केंद्र है। जी हाँ, मैं बैठा हूँ इस वक्त राजस्थान विधानसभा में, और हमारे साथ में इन तमाम चीज़ों के लिए गार्जियन की भूमिका निभाने वाले, एक जो बहस होती है या मुद्दे होते हैं, जन आकांक्षाएं, उनको पूरा करने का तरीका क्या होगा, किस रूप में होगा, इन तमाम बातों को तय करने की जिम्मेदारी जिनके पास में है, वो शख्स मौजूद हैं। स्वागत कीजिए हमारे साथ में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि चूंकि आप तो राजनीति से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं तो अक्सर आपसे संवाद होता रहा है, पर बतौर विधानसभा अध्यक्ष की जो भूमिका, उनकी जिम्मेदारी, उससे आम लोग कैसे और ज़्यादा रूबरू हों। तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम लगभग यही हम चाहते हैं कि जब आप
सरकारी क्वार्टर से जब निकलते हैं विधायक के रूप में, तो कई बार निकले हैं विधानसभा आने के लिए, लेकिन बतौर विधानसभा अध्यक्ष निकलते हैं, तब मन में क्या भाव रहते हैं? यह साधारणतया विधायिका का काम भी है। तो जब घर से निकलता है, और इसमें दो प्रकार, जब सदन चल रहा होता है, जी एक तो उस समय जब भाव आते हैं, जी एक बाकी जब सदन नहीं चल रहा है उस समय आप आते हो तो अपना दैनंदिन काम के लिए रहता है। लेकिन एक लोकतंत्र का एक महान स्तंभ की जो हमारे यहाँ विधानसभा है, जो 8 करोड़ की जनता का एक तरह से ये आशाओं का केंद्र है, जहाँ उनके चुने हुए 200 प्रतिनिधि उनकी समस्याओं का वहाँ पे बहस हो, चर्चा हो, उसका समाधान हो, इसकी एक आकांक्षा पाले हुए रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ जाकर के हम जो कुछ भी विधायी का काम है वो सुचारू रूप से हो, और उन दिनों दैनंदिन समितियों की बैठकें भी चलती रहती हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो, या आकर के हम उस जनता के जो दुख दर्द है उसको किस रूप में यहाँ पर समाधान की ओर हम सहभागी हो सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो एक भाव रहता है। इसलिए मेरा तो स्वभाव है कि जब भी जयपुर में हूँ तब पूरा समय ऑफिस की तरह सदन को देना। मैं लगभग 10 बजे के आस आ जाता हूँ, और कई बार शाम को 6 साढ़े 6 बजते हैं। तो विधायकों से चर्चा करना, सचिवों से चर्चा करना, विधानसभा के कर्मचारियों से चर्चा करना, और जो कुछ भी सरकार के अंग हैं कभी कभी उनके साथ भी चर्चा करना। मंत्री लोग भी आते हैं, और साथ में एक ऐसा स्थल है जहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक जो अपनी समितियों की बैठकों में भी आते हैं, वे भी यहाँ आते हैं, उनकी बात भी सुनता हूँ, और सबको लगता है कहीं ना कहीं अपनी बात कही जाए। तो मैं सारे पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष सबसे मेरी चर्चाएं विभिन्न मुद्दों पर होती रहती है, और मुद्दों के बाद जहाँ उनको बताना होता है वहाँ भी बताने का प्रयास करता हूँ। जी क्योंकि आप तो लंबे वक्त से जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो अन्य राज्यों में, अन्य देशों में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया इन संस्थाओं की चलती है, राजस्थान को आप किस मायने में अलग पाते हैं? खासतौर से पहले मैं अन्य प्रदेशों से बात करते हैं, फिर आप विदेशों में भी आपने देखा है, उसका जिक्र करेंगे। सर, जहाँ तक विदेशों की बात है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की एक CPA एसोसिएशन बनी हुई है, उसकी हर साल कॉन्फ्रेंस भी होती है, और उसके साथ 3 अन्य देशों में भी जाने का स्टडी टूर के हिसाब से जाना उसके अंदर अंकित है। तो गत वर्ष मैं 4 कंट्रीज़ में गया था, और इस बार भी 4 में से 2 कंट्रीज़ में है, 2 कंट्रीज़ अगले अक्टूबर में प्रस्तावित हैं। तो उन देशों में जाने का जो मकसद है, वहाँ का लोकतंत्र, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ के सदन, उसके बारे में करना, फिर वहाँ के स्पीकर से मिलना, और स्पीकर के साथ साथ अन्य जो दलों की सरकारें हैं उसका कोई प्रमुख अंग है उससे चर्चा होना, यह स्वाभाविक रूप से उसकी प्रक्रिया में रहता है। ये सारी व्यवस्थाएं हमारा वहाँ का एम्बेसी जो हमारा दूतावास है वो करता है। इन 6 देशों में जाने से लगा कि ये लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग क्वालिटीज़ है। जैसे मैं जर्मनी गया, वहाँ लोगों में अनुशासन का भाव अधिक है, और कई जगह वे अपने देश के को महत्व देते हैं। देश को कहीं भी अहित न हो, देश के विदेशों में जाकर के अपने देश की प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा वहाँ के सेनेटर्स दूसरे हैं वो बताते हैं। और वहाँ की लोग संविधान भी कभी देखने को मिला, लेकिन अब सब लोगों से लगा कि भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ की लोकतांत्रिक पद्धति शायद विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना है, और यहाँ लोगों की आस्थाएं भी हैं। पहले कई जगह एक ही पार्टी की सरकार रहती थी, यहाँ लगा कि जर्मनी और फ्रांस में भी संयुक्त सरकारें हैं। तो ये अब सब जगह प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, अपने यहाँ भी रही हैं, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें भारत में ज़्यादा मजबूत हैं। मैं यदि कहूँ कि लोकतंत्र में की जननी भारत है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पुराने वेद काल से लेकर के, वेदों के काल से लेकर के ये परंपरा हमारे यहाँ रही है। और उसमें भी ध्यान आता है, वहाँ राज्यसभा भी रही है, धर्मसभा भी रही है, अलग अपने देश के अंदर रही हैं। तो विदेशों में तो लोकतंत्र जो कहते हैं भारत में हम लोग लाए, वो गलत फहमी में है। अमेरिका से आया, ब्रिटेन से नहीं आया, लेकिन लोकतंत्र तो भारत के मूल स्वभाव में ही रहा है।
बीच के कार्यकाल में ज़रूर व्यवस्थाएं बदली होंगी, लेकिन कहीं भी, इवन मैं रामायण काल को भी याद करता हूँ, तो जब दशरथ जी को राम को राज्याभिषेक करना था, उसके पहले उन्होंने अपनी सभा बुलाई, सभा के बाद अपने एग्जीक्यूटिव मंत्रिमंडल टाइप होता है उनसे चर्चा की। तो ये तो परंपरा पुरानी है, इसलिए भारत की लोकतंत्र को कोई खतरा हो नहीं सकता। जो भी कुछ कह रहे हैं लोगों की भावनाएं, और मैं समझता हूँ उचित नहीं है। भारत की लोकतंत्र मजबूत है। जी, आपने जर्मनी और वहाँ की तमाम व्यवस्थाओं की बात कही, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोकतंत्र बहुत पुराना है, व्यापक है, वृहद है, और इतना विस्तार लोकतंत्र का और किसी देश में उस रूप में नज़र नहीं आता। लेकिन क्या ये उस रूप में परिपक्व बर्ताव कर रहा है भारत का लोकतंत्र इस वक्त में? अलग हमको 75-76 साल हो गए, और जो समय अनुकूल समाजों में परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन का असर यहाँ भी आ रहा है। विश्व में जो है, क्यों कोई भी समाज, कोई भी देश विश्व से अलग नहीं रह सकता। जी, मैं प्रारंभिक काल भारत का भी याद करता हूँ। उस समय देश आज़ाद हुआ, पहले चुनाव हुए, तब पार्टियाँ एक तरह से जिसने आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया, एक आध पार्टी थी, धीरे धीरे अन्य पार्टियाँ भी बनती गईं और चुनाव होते गए। तो पहली बार 67 में जाकर के कई संविदा सरकारें बननी शुरू हुई, मतलब बाकी विरोधी दलों का अस्तित्व दिखने में आया। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए, 77 का 75 में आपातकाल भी लगा, तब भी लोकतंत्र पे थोड़ा तत्कालीन ज़रूर आघात हुआ, लेकिन वापस लोकतंत्र की वो जीवित था, भावनाएं थी। 77 चुनाव में देश ने देखा है, लेकिन 77 में भी जो सरकारें आई, 80 में वापस जो है वह पुराने दल सत्ता में आ गए। तो भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, उसकी जड़ें भी मजबूत हैं, और समय समय पर जो अपेक्षाएं रहती हैं उसमें ज़रूर कमी पेशी आती जाती है, क्योंकि हर एक दोष केवल राजनीतिकों को देते हैं। सब राजनीति में वैसा माहौल नहीं है जैसा पहले था। क्या वैसा माहौल आज परिवारों में है क्या? क्या वैसा माहौल शिक्षण संस्थाओं में है क्या? क्या वैसा माहौल समाज में है क्या? कि कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में जब चुनाव जीत के आता है, समाज में से आता है, शिक्षण केंद्रों से संस्कार लेकर के आता है, परिवार से आता है। तो जिस प्रकार का वहाँ परिवर्तन आ रहा है, उसे गिरावट कहना तो शब्द शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन कमी पेशी जो भी वहाँ आ रही है, उसका प्रतिबिंब हमको लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी दिखाई देने लगा है, अनुभव होने लगा है। सब सुधार सदैव की संभावनाएं बनी रहती हैं, आज भी है। लेकिन इन दिनों जो राजनीति है जिस रूप में हो रही है, चाहे वो विदेशी नेताओं के बयानों को आधार बनाकर बड़ा मुद्दा बन रहा है, या विदेशों में जाके बयान देकर बन रहा है भारत के संदर्भ में, इस परंपरा, चाहे पक्ष विपक्ष वो उसमें अलग है, लेकिन ये जो पूरा जो तरीका है, ये कितना आपको लगता है कि इस वक्त आपकी पहली इस पे रिएक्शन क्या है जब आप इस तरह की खबरें पढ़ते हैं? मैं जब इस तरह के समाचार पढ़ता हूँ तो मन में पीड़ा होती है, क्योंकि ऐसा कोई भी बयान, ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया किसी को भी नहीं देनी चाहिए कि जिससे देश की छवि पर कहीं ना कहीं हानि होती हो। देश है तो हम हैं, और इस नाते विदेशों में जाकर के कोई देश के बारे में यदि क्रिटिसाइज़ करता है, मैं ध्यान है पहले भी इवन यूएनओ में, पहली चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, अटल जी को यूएनओ में प्रतिनिधि के नाते भेजा, और जब वो विदेश मंत्री थे तब भी भेजा, और जब बांग्लादेश का मुक्त कराया तब इंदिरा जी के बारे में भी शायद अटल जी के जो शब्द थे वह बहुत उनके उत्साह में उन्होंने उनको दुर्गा तक भी कहा। तो पहले प्रतिपक्ष की जो रोल अदा होता था, विपक्ष का भी, वो देशानुकूल रहता था। अब उसमें कहीं ना कहीं कमी हमको दिखाई देती है। सिंदूर के बाद तो काफी अब जैसे मैं आ रहा हूँ उसी पे, सिंदूर का हुआ जी। अब कहीं ना कहीं चाहे किसी दल का कोई व्यक्ति हो, उसको कम से कम हमारी जो सेना है, सेना हमारे लिए हमेशा महान सेना रही है। उस सेना पे यदि हम कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह करेंगे तो मैं समझ दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह वर्तमान में चाहे अन्य संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारे मूल आधारित हैं। उनके प्रति तो सारे दलों को एक मुखी होकर के, हाँ उनके सिस्टम में कहीं कोई सुझाव है, कोई कमी है, देश में अंदर रह करके उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, न कि उसको
सार्वजनिक रूप से हम उनकी, यदि घर में भी देखो, बड़े के प्रति जिस दिन आप श्रद्धा खत्म करोगे तो परिवार नहीं चलेगा। हमेशा पिताजी हैं, दादाजी हैं, कोई भी हैं। इसी तरह समाज में भी वही, पार्टियों में भी है। पार्टियों के अलावा पार्टियों में तो भले कुश्ती लड़ लो, लेकिन देश के बने तो कम से कम ये 3-4 जो प्रमुख हैं, इनको तो कम से कम आलोचना से अलग रखना चाहिए और अश्रद्धा का निर्माण उनके प्रति न हो, ये दायित्व प्रत्येक दल के प्रत्येक नेता का है, वो मेंटेन रखना चाहिए। और सेना तो सर्वोपरि है। सेना ही नहीं देवानी साहब, SIR का मुद्दा जिस रूप में चल रहा है, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष, लेकिन आम जनता के मन में एक बेचैनी पैदा होती है कि भारत, जिसे हम एक तरह से इतना बड़ा लोकतंत्र मान रहे हैं, उसमें अगर इस तरह की बातें और जो मानक संस्थाएं हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे संसद हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इस ओर जो बढ़ रहे हैं वो देश के लिए घातक है। जिसे वोट चोर, हालांकि पॉलिटिकल इश्यू है, मुझे संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए उस पर कितना बोलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी जो व्यवस्था है उसको वोट चोर कहा जाए, या प्रधानमंत्री को हम चौकीदार चोर का चर्चा चली, या कभी चुनाव के दिनों में मौत के सौदागर तक के शब्दों का उपयोग होने लगा, चाहे कोई करे। लेकिन इन शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि आखिर प्रधानमंत्री का चुनाव होने के बाद या मुख्यमंत्री का चुनाव होने के बाद वो केवल अपने दल का मुख्यमंत्री नहीं है, वो दल का प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है। आप पार्लियामेंट में बहस करो, कुछ मुद्दे उठाओ, देश कैसे चलना चाहिए उस पर मुद्दे उठाओ, देश की आर्थिक नीति क्या हो उस पर मुद्दा उठाओ, देश की सुरक्षा कैसे मजबूत की जाए उस पर चर्चा हो, संचार व्यवस्था क्या हो, गृह नीति क्या हो, इस सब पर चर्चाएँ होनी चाहिए, अपोजिशन में होना चाहिए। और मैं पहले देखता हूँ ये जो अपनी संस्थाएँ हैं, विधानसभा, लोकसभा, उनका पिछले दिनों जिस तरह से वहाँ पर माहौल बनने लगा है, उसे मन को पीड़ा तो होती है, क्योंकि वह लोकतंत्र का मूल स्थल है, जहाँ पे जनता, देश की जनता, पार्लियामेंट की 140 करोड़ जनता उधर देखती है। आजकल तो छिपा हुआ रहता नहीं, क्यों आज यूट्यूब और लाइव और सब चीज़ें जनता के सामने, तो कौन किस तरह से क्या बोल रहा है। विधानसभा के अंदर भी हम सब इसको लाइव करते हैं, लेकिन उस समय क्रोध प्रकट करना उनका अधिकार है, क्यों लोकतंत्र अधिकार देता है कि पक्ष और विपक्ष दो तरफ है। एक पक्ष हो तो फिर तो लोकतंत्र ही नहीं कहलाएगा। विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और रहना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो रहे हैं, सर चले ही नहीं। अब जैसे आपने SIR कहा, SIR में आज भारत के अंदर केवल भारतीयों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, इससे दो मत हो ही नहीं सकते। यदि जिस तरह से बात आ रहे हैं, घुसपैठ है, दूसरे हैं, वो हैं, तो सबका दलों का एकमात्र है रोकना चाहिए। विदेशी आकर के इस देश में यहाँ के चुनाव में भाग लें और जनप्रतिनिधि चुने, ये तो मैं समझता हूँ कोई भी राजनीतिक दल उसे स्वीकार नहीं करेगा। मतदाता सूची में गड़बड़ियाँ वो ठीक होनी चाहिए, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं, वो व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसमें अपना मुद्दा उठाना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र की आस्थाएं जिन पर टिकी हैं, इस तरह बोलने से भारत कमज़ोर होगा और विदेशी ताकतों को बल मिलेगा, उससे परहेज करनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। इसका दूसरा पक्ष, अगर हम विपक्ष के नेताओं के बयानों या उनको समझें, एक लाइन में उनकी एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है कि सत्ता पक्ष अमूमन बहुत उदार होता है, समन्वय, सहमति बनाना। हम सदन में भी देखते हैं कि जिम्मेदारी आप ही लोगों के मुंह से सुना है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। तो कहीं इस पूरी बहस में विपक्ष कुछ ज़्यादा टारगेट तो नहीं हो रहा? मेरे ध्यान में ये दोनों ओर से ताली दोनों ओर से बजती जी। दोनों पक्षों को समझ बढ़ानी होगी, बैठना होगा। लेकिन वो तब हो जब सदन चले। अब जैसे मैं पार्लियामेंट को देखता हूँ, अभी हमारा सदन तो अब आएगा पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में वो कह रहे हैं सिंदूर बहस कराओ, बहस होनी चाहिए, वो बहस कराने को तैयार है, लेकिन उसके हो जाता है। और इसमें मैं, आप बुरा नहीं माने तो मैं कहता हूँ मीडिया का भी रोल है। मीडिया कौन सी खबर को टॉप करता है। आज यदि अच्छे भाषण होते हैं, उसको तो छापेगा कि उन्होंने भी भाग लिया, और यदि किसी एकाध सदस्य ने, विपक्ष के किसी भी दल ने या पक्ष के किसी भी दल ने कोई ऐसी बात की जो उस समय नहीं होनी चाहिए थी, उसको हाईलाइट करेगा। तो शायद हमारे जनप्रतिनिधियों का भी माहौल होता है, हम ऐसा कुछ करें ताकि मीडिया में हम लोग आए।
चर्चा में बने, तो उसमें उसको भी थोड़ा सा चारों स्तंभों को अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा, करना चाहिए, आज नहीं कल करना पड़ेगा। और आप सदन में मुद्दा उठा, ये ज़रूर है, उस पर ये दायित्व तो बनता है विधानसभा या लोकसभा के अध्यक्षों का भी, कि जब विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो उस विपक्षी मुद्दे को चर्चा में उनको बोलने का अवसर देना, और बोलने का अवसर मिले तब, बोलने का अवसर न मिले तो समझ में आता है कि वो किस तरह से लें। जब बोलने का अवसर मिल रहा है तो पहले उस अवसर का ही उपयोग करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण बना, वेल में आना, नारेबाजी करना, उसके बाद अध्यक्ष के सामने मजबूरन हो जाता है कि वो सदन स्थगित कर दे। वह स्थगित करने की नौबत ना आए, इसके लिए सत्ता और विपक्ष दोनों दलों के, जब हम बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, उसे इन्हीं मुद्दों पे होता है कि आप आइए, अपने मुद्दे उठाइए। अब जैसे राजस्थान के अभी हो ही नहीं पाएगी आपकी सर्वदलीय बैठक। मैं पिछली 3 मीटिंग हुई, ये पहल मैंने की, बाकी कभी ये पहले राजस्थान में परंपरा नहीं रही, मैंने आगे शुरू किया। इसके पहले 3 जो बैठक बुलाई उसमें सभी लोग आए और स्वागत हुआ, चर्चाएं हुई, उसके अनुसार आगे भी बढ़े। तो आज भी हम बैठक बुलाई और वो नहीं आए, मेरे आग्रह के बाद भी नहीं आए, तो अब उसका तो आएंगे तो बातचीत करेंगे कारणों की। जी, इन दिनों कुछ ज़्यादा इस रूप में हो रहा है, जो अध्यक्षीय व्यवस्था है या अध्यक्ष आसन के ऊपर टीका टिप्पणियां हैं, उनकी परंपरा एक तरह से नई शुरू हो गई है। पहले ये था कि समस्या या बहस का अंतिम जो पड़ाव है वो अध्यक्ष की चेयर होती थी, उससे आगे कुछ नहीं होता था। लेकिन अब जिस रूप में हमने पिछले राजस्थान विधानसभा के सत्रों को भी देखा और इस तरह की टीका टिप्पणियां ज़्यादा हुई, अभी सत्र शुरू होने से पहले ही एक तरह से बहिष्कार और इस तरह की कि हम चाय पीने नहीं आ रहे, तो ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ लेके जाएंगी और उसको आप मैनेज करना आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसी बातें निश्चित रूप से चिंतनीय है और इस पे विचार करना सभी पक्षों के लिए आवश्यक भी है। कहाँ ले जाएंगे इसकी कल्पना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चर्चा, संवाद, बहस, यही सब लोकतंत्र की मूल रूप से जान है। यदि इन्हीं से हम करेंगे, चर्चा नहीं होने देंगे, तो सदन तो औपचारिक होकर 2-4 दिन में, 5 दिन में, जैसे पार्लियामेंट भी स्थगित हो जाती है। उससे मिलता क्या है? विपक्ष को सदन में अपनी बात कह करके या पक्ष को अपनी बात सदन में कह के अधिक से अधिक सदन चले, हम प्रयास यही रहते हैं। अब जब ऐसा माहौल बनता है तो फिर सदन नहीं चल पाता। तो मेरा सभी से एज ए अध्यक्ष, जब मैं विधायक था तब हम तो कहते थे कि अधिक दिन चले, हमें बहस में नाम लिखाते थे, भाई साहब भाग हो सब लोगों का। मैं तो रात के यहाँ पे 12-12, 1-1 बजे तक सदन पहले भी चला और मेरे समय पिछले सत्रों में रात तक चला है। सारे सदस्य जिनके नाम आते हैं हम कहते बहस करेंगे। सदन की कार्रवाई यूँ तो 6 बजे ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन हमने हमेशा समय बढ़ाया है। आमतौर पर देवनानी साहब देखा है कि आप कोई मैसेज देते हैं, कोई संदेश देते हैं चेयर से, वहाँ तक ठीक है, किसी विधायक का निलंबन का कोई घटनाक्रम होता है तो विपक्ष बहुत आक्रामक हो जाता है। ये हर सरकार में रहा है। तो ये निलंबन करना क्या वाकई आप यह जब सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं तब दुखी मन से, कठोर मन से अध्यक्षों को ऐसा निर्णय लेना पड़ता है। पहले अपील करते हैं, वे पहले कहते हैं अपनी जगह से कुछ बोले, बैठ जाओ, फिर वेल में आ जाते हैं, कहते हैं अपनी अपनी जगहों पे आप लोग चले जाओ, अपील होती है, बातचीत होती है। फिर एक बार स्थगित भी करके अपने चैम्बर में बुला लेते हैं कि भाई इस तरह का अपन इसका हल क्या है, आप क्या चाहते हो। जब उससे भी कई बार हल न निकले और सदन उसी तरह नियमों का, परंपराओं का, मर्यादाओं का हल न निकले, पालन नहीं हो, तो अध्यक्ष के पास इसके अलावा कोई चारा रहता नहीं तो फिर इसके अलावा फिर वही मार्शल आए, वही काम करे, वो शोभा नहीं देता। उसके में एक ही बात है, सदन स्थगित करो। और सरकारी काम भी कराना आवश्यक होता है, तो स्थगित कराने के बाद जब बुलाओ तब बहस हो नहीं पाती, फिर ध्वनि मत से या जो भी है उनके विधेयक पारित हो जाते हैं। इससे अल्टीमेटली नुकसान, मेरा व्यक्तिगत मत है कि विपक्ष को ज़्यादा होता है। विपक्ष जितना शांतिपूर्वक उसमें भाग लेगा, उनके द्वारा किए गए भाषण अंकित भी होंगे, मीडिया में भी जाएंगे, पब्लिक के पास भी जाएंगे, उनके क्षेत्र की जनता के पास भी जाएगा। तो मैं समझता हूँ सदन शांतिपूर्वक चलना पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही ज़्यादा उपयोगी है और चलना चाहिए।
और बहस करनी चाहिए और क्षणिक कभी विरोध प्रकट करना जरूर करना चाहिए। बहिर्गमन करके चले गए, कई बार हुआ भी है, अब करने भी लगे। कई बार बहिर्गमन किया, 10 मिनट बाद और वापिस लौट के आएंगे, आ जाओ आपका स्थान है, उससे फिर बहस होनी शुरू हो जाती है, ताकि अपना जो है ना विरोध दर्ज भी आपने करवा दिया। और वेल में भी मान लो अति उत्साह में कुछ लोग आ गए, वहाँ अपील की, बैठ जाओ अपने घर, कोई बात तो बोलो, 5 मिनट आप बात कर लो, 5 मिनट पक्ष बता दे। अल्टीमेटली ये तो कोई नहीं हो सकता कि वो कहे तो यही करो और ये कहे तो वो यही करें, ये तो संभव होता नहीं। एक लाइटर नोट में अक्सर ये टिप्पणी आ जाती है कि विधानसभा में जिनका नाम स्पीकर है सबसे कम बोलते हैं और बाकी जो नेता हैं सबसे ज्यादा उनको एक तरह से छूट मिलती है। कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ कभी कि इस चेयर पे बैठ के कि मतलब मुश्किल वक्त रहा हो अभी तक का? आता है ना, जिस समय कोई मुद्दा ऐसा उठा जिस पे विपक्ष नेता को बोलने का अवसर दे दिया, बोल लिया, फिर भी सदस्य नहीं माने विपक्ष के, ये आ गए, इसको देखा देखी पक्ष के लोग भी खड़े हो गए, तो आप किसको शांत कराओ? हालांकि दोनों को अपील करते हैं बैठो करो। कई बार सत्ता पक्ष तो बाद में पिक्चर में आता है, पहले हमारा विरोध तो विरोध पक्ष से आएगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद कोई जवाब आ गया तो जवाब से आप संतुष्ट हो कि नहीं हो, आवश्यक नहीं, जो आप चाहते हो वही जो है ना सरकार भी करे। वो अपना पक्ष रखेंगे, आप अपना पक्ष रखोगे, आपने पक्ष रख लिया, उसके बाद जिसका बहुमत होता है सदन में उसके अनुसार ही फिर आगे बढ़ते हैं। और विधेयक आते हैं, विधेयक में ज़रूरी नहीं है कि आपकी सहमति हो, विधेयक में आप संशोधन भी पेश करते हो, वो करते हो, संशोधन में हम मतदान भी करवाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिसका बहुमत है उसका निर्णय होगा, ये तो वास्तव है। अब उसमें कई बार पहले तो होता था और आज भी कभी कभी होता है कि कोई आपने अच्छी बात कही है, सत्ता पक्ष उसको प्रवर समिति को सौंप देता है और प्रवर समिति में सभी दलों के नेता होते हैं, आपस में आप चर्चा करके उसका प्रारूप ले आओ। तो कई है लोकतंत्र में, व्यवस्थाओं में है, लेकिन अति उत्साह में अब कई प्रशिक्षण करने की भी हम कोशिश करते हैं, 2-3 बार हमने करवाए भी हैं जी। और कई बार तो यह है कि व्यक्तिगत तौर पे लोग सही कहते हुए भी दलों के अपने प्रतिबद्धताओं से वो प्रतिबद्ध होते हैं, इस कारण नहीं चाहते कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग इसीलिए नीचे वेल में नहीं भी आते, अपनी सीटों पे भी खड़े थे, खड़े तो हो जाते हैं कि उनके दल का मुद्दा होता है, चाहे ये विपक्ष में रहे हो चाहे पक्ष में रहे हो। मैं दोनों, क्यों दोनों दल समय समय पे सत्ता में भी रहे विपक्ष में रहे, दोनों ने अपने दोनों भूमिकाएं का निर्वहन किया है। तो उस समय अध्यक्ष के सामने ये लास्ट चॉइस रहती है जब वो किसी को सदन से बाहर करें, उसको खुशी नहीं होती और फिर भी हम प्रयास करते हैं कि दोबारा बैठाना करना, फिर अल्टीमेटली जब वो खेद प्रकट कर लेता है तो हम सदन में वापस उसको अनुमति भी देते हैं और हुआ है। आमतौर पे तमाम जो विधायक हैं उनके सहज संबंध रहते ही हैं, संवाद होता ही है विरोधी पार्टी होने के नाते भी। ये जो मैं सूची दे रहा हूँ अध्यक्षों की आपके यहाँ चैम्बर में लगा हुआ है, सबका अपना अपना अलग तरीका होगा समस्याओं से डील करने का। आपका क्या ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा क्या मंत्र है जिससे आप अभी तक हैं वो उस रूप में चला रहे हैं, आगे चलाने की कोशिश करेंगे? वैसे तो जो पहले की विधानसभाएं चली और गत 4-5 अपनी जो विधायक के कार्यकाल रहे, विधानसभा के कार्यकाल रहे, उसमें अंतर तो है। पहले के जिस प्रकार का वातावरण था उस प्रकार उन्होंने डाला और कई आदर्श उन्होंने व्यवस्थाएं भी देके गई हैं जो आज हमारे लिए बड़ी गरिमा में हमको लगती हैं। नहीं, पिछले दिनों जो परिस्थितियाँ नई नई बनती गई उस प्रकार से बनी। अभी भी मेरा रहता है सदन में हमेशा, अभी भी जैसे प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकर्ता को 2 पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद यदि विपक्ष का नेता कोई बात अपनी कहना चाहता है तो हम लोग मौका देते हैं तो अपना बात रख ले, और उसके आने के बाद फिर तो प्रश्न का जो मंत्री ने उत्तर दिया, फिर कभी परिस्थिति बनी खड़े हो गए, शांत करवाया, फिर उनको कहा कि आपको कुछ बोलना है तो आप बोलिए, तो इधर से भी किसी को बोलना है बोलिए। फिर भी मान लो कि ऐसी स्थिति आई कि सदन स्थगित हुआ तो मेरा प्रयास रहता है कि दोनों पक्षों को टेबल पे बुला लो। अल्टीमेटली किसी भी समस्या का समाधान टेबल है, आपस में चर्चा है, वो आज करो चाहे कल करो चाहे 3 दिन बाद करो, समाधान तो अध्यक्ष के साथ बैठ के दोनों दलों के नेता मैं बुलाता हूँ। कई बार तो आ जाते हैं, कभी कभी अभी नहीं आया विपक्ष नहीं आता, अब उसका समझाएंगे बात करेंगे, क्योंकि हमेशा संवाद ही है और आना तो पड़ेगा ही, आना तो पड़ेगा। सदन है सबका है, किसी ने कहा कि साहब मैं कैसे, मैंने कहा आपको आने का हक है, आप निर्वाचित हो जनता के द्वारा, आपको सदन में आने का हक है, आप आइए। हाँ, यहाँ आने के बाद अपना व्यवहार तो सदन के जो नियम है, सदन की जो परंपरा है, सदन की जो मर्यादा है,
उसके तहत आपको आचरण करना पड़ेगा। ये विपक्ष के या पक्ष के दलों के नेताओं का काम है कि अपने सदस्यों को नियंत्रण में रखें और उनको उस हिसाब से चलने की आग्रह करें, प्रेरणा दें। और हर एक के मन में होगा कि मैं अपनी बात कहूँ, ये स्वाभाविक है। जी। तभी सार्थक बहस होगी, तभी लोकतंत्र। इसलिए मेरा कहना है कि आप सदन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, व्यवधान मत डालो। सदन में अपनी बात कहने का, विरोध करने का आपको अधिकार है, आप करिए। ऑब्स्ट्रक्शन होने से क्या होगा? सदन स्थगित होगा। जी। तो जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए सदन की व्यवस्था, एक प्रश्न को उत्तर मंगवाने में, सबको भेजने में, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, बहुत पैसा खर्च होता है। और वो वहाँ पे हो ही नहीं तो बड़ी पीड़ा होती है। उसे प्रश्न सबके लगते हैं, लॉटरी से लगते हैं, ऐसा नहीं किसी एक पक्ष से लगते हो। जी। जिसका भी लगे आओ। और बहस होती है, हर दल के लिए समय का निर्धारण होता है। तो मैंने तो पिछली बार जो समय निर्धारण हुआ उससे लगभग 1.5 गुना भी, 2 गुना भी विपक्ष को समय दिया है, पक्ष को भी दिया है। बोलो जिसको बोलना है। बाय एंड लार्ज राजस्थान विधानसभा अन्य प्रदेशों की तुलना में विधायकों के बर्ताव और उसको लेकर आप किस रूप में देखते हैं? मैं देखता हूँ आज भी राजस्थान विधानसभा कई विधानसभाओं से, सबसे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कई विधानसभाओं से बेटर है। और आज भी यहाँ पे एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है। मैं भी पिछले दिनों, हमारे एक विपक्ष के नेता के पारिवारिक कार्यक्रम था, जी। उसमें मैं भी गया, दूसरे फिर दल के नेता आए, तो उसके साथ जो दूसरे उनके नेता एक आध थे, कि हमारे प्रांत में तो ऐसा नहीं है कि जहाँ कोई विपक्ष का हो तो पक्ष के लोग आ जाए, पक्ष का हो तो विपक्ष के चले जाए। यहाँ पे सौहार्दपूर्ण, यानी विधानसभा को छोड़ के बाकी भी संबंध, एक दूसरे का दुख है, सुख है, हम सारे विधायक एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, दलों के नेता भी आते हैं, जाते हैं। तो राजस्थान में आज भी वह सामाजिक सौहार्द भी है, विधानसभा के सदस्य के नाते भी सौहार्द है। और यहाँ के दूसरों में जो विधानसभाओं की सुनता हूँ, वो विधानसभाएं राजस्थान से भी कम दिन चलती हैं। हालांकि हम सबसे आगे नहीं, केरल की विधानसभा सबसे अधिक दिन चलती है, महाराष्ट्र उस भी उस क्या कर रहे हैं, हम शायद उन्हीं क्रमों में, उतना तो नहीं लेकिन उसी अनुसरण में हमारे आज भी अधिक दिन विधानसभा चलती है। और जब भी विपक्ष का नेता कभी अपने बजट का, इधर के भाषण देना कोई उसका हक होता है, तो इधर के लोगों को चुप बैठे रहते हैं। जब सदन का नेता बोलता है तो विपक्ष को भी कहते हैं कि आप भी डिस्टर्ब नहीं करो। तो 90% लोग, 95% लोग उसका अनुपालन करते हैं। छोटा मोटा करते हैं तो उनको फिर हम लोग संभाल लेते हैं आपस में मिलकर। आमतौर पर एक लोकतंत्र है, उसमें पारदर्शिता एक उसका महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन पारदर्शिता जब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो एक समस्या जो हो रही है, जिसको संभवतः आप समस्या कहेंगे, या विधायकों के लिए या तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए अवसर भी है कि सीधा प्रसारण जो होता है और सोशल मीडिया पे जो क्लिप्स चलती हैं उसमें जो ट्रेंड बन जाता है, उसके आधार पे विधानसभा की कार्रवाई के अंदर विधायकों की जो भूमिका है घटती बढ़ती रहती है। इसको आप समस्या मानेंगे या अवसर मानेंगे, क्या देखते हैं? पारदर्शिता रहनी चाहिए। जी। यूट्यूब पे जो लाइव होता है वो अच्छा है, ताकि उसके क्षेत्र की जनता को भी कई बार अच्छी बात, मतलब ऐसा नहीं हमेशा कोई नेगेटिव बात होती है, लेकिन पॉजिटिव बातें भी बहुत होती हैं, उसके क्षेत्र के लोगों तक वो सीधा पहुंचती हैं। अब तो मैंने विधानसभा के अंदर पूरी तरह डिजिटाइज कर दिया है। जी। इवन यहाँ तक इस बार तो इनके विधानसभा के विधायक चाहे ध्यान आकर्षण देगा, चाहे पर्ची बोलेगी, सब ऑनलाइन कर दिए। चाहे 295 प्रश्नों का, सब ऑनलाइन होने से सबके पास है। प्रश्नों के उत्तर भी सब ऑनलाइन रहते हैं, तो कोई भी जन का आदमी उसको खोल करके प्रश्न का क्या उत्तर मिला उसको मिलता है। उसके साथ जिम्मेदारी ज़रूर बढ़ जाती है जी। सदन की भी बढ़ जाती है, हम लोगों की भी बढ़ जाती है, प्रत्येक विधायक की बढ़ जाती है। उससे कई बार पॉजिटिवनेस है, क्योंकि लोकतंत्र की जान है पारदर्शिता। जी। 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 और वह हम लोग रख रहे हैं। जी। विधानसभा के अंदर मुख्य रूप से विधायी कार्य के अलावा 2 मुद्दे हमेशा चर्चा में रहे हैं हर विधानसभा अध्यक्ष के कार्य में। एक तो जवाब समय पे आना, उनकी पेंडेंसी, और उसमें अधिकारी जिस रूप में उनका बर्ताव रहता है। शिकायतें भी हुई हैं इसी विधानसभा में। मैं पहले की ओर तो नहीं जाता जी। लेकिन मैंने आने के बाद इस तो 2-3 चीज़ों के अपना कंसंट्रेट किया है कि हर विधायक को उसके प्रश्नों के उत्तर मिलें, हर आश्वासन में पे कार्रवाई हो, और साथ में जितने भी उसने किसी और मुद्दे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे उसका उत्तर जाए। तो पूर्व के लोग बताते हैं कम प्रतिशत जाता था, लेकिन मैं कह सकता हूँ पिछले वर्ष जितने भी प्रश्न आए लगभग 95% के उत्तर मैंने मंगवाए,
उसके प्रयत्न तो करने पड़े। मैंने एक दो बार चीफ सेक्रेटरी से भी यहाँ बुला के चर्चा की। इवन 2 बार तो जितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स के हैं उनकी भी डायरेक्ट मीटिंग बुलाई और इसका मंत्रियों से भी सीधी बात की और उनके सेक्रेटरी से भी मेरे सेक्रेटरी ने बात की। तो मॉनिटरिंग जो हमने की और परसुएंस किया उसका लाभ मिला है और मैं इसमें चीफ सेक्रेटरी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी बैठकों में भी इस विषय को बार बार आग्रह किया है। और आज मुझे जो परसों से होने वाला सत्र होने वाला, तो पिछले सत्र में 9,800 के आसपास प्रश्न आए थे और मुझे कल तक बताया कि केवल 1,500 बाकी है। वो भी शायद आजकल में मुझे लगता है काफ़ी आ जाएंगे। तो लगभग 90% प्रश्नों के उत्तर मंगवाने शुरू किए। आश्वासनों के भी आ गए, पहले आश्वासन दिया कुछ नहीं हुआ तो उनके मंगवाने शुरू किए। तो परसों 100% तो हम नहीं पहुँचे, लेकिन पहले की तुलना में हमारी मॉनिटरिंग और परसुएंस से और सबके सहयोग से हम काफ़ी हद तक ये लोकतांत्रिक जो हमारे अधिकार हैं या जिनके प्रश्न हैं 295 है, बाकी जो सारे विधायी काम हैं उसके उत्तर आने शुरू हुए। हालांकि अभी भी कुछ प्रश्नों के आते हैं, सब प्रश्नों के उत्तर सही नहीं है। वापस उसको मैं प्रश्न संदर्भ समिति को भेजता हूँ। प्रश्न संदर्भ समिति उस अधिकारी को बुला के उसके वो भी बातचीत करती है और परीक्षण करती है उसका। आश्वासनों के भी अब इस बार 2 बार, आज तक आश्वासन का भी परीक्षण नहीं हुए, इस बार 2 बार अधिकारियों को बुला के उस समिति ने किए हैं। तो इन समितियों पे भी मेरी निगाह रहती है कि हमारी लगभग 20 के आसपास समितियां हैं, उनकी लगातार बैठकें हों, उसकी उपस्थिति हो, उसमें परीक्षण हो। तो इसीलिए मैं एक बार कौन कौन सदस्य पिछली बार जो उपस्थित कम ही रही जिनकी, उनको फिर मैंने व्यक्तिगत पत्र भी लिखे कि यह समिति महत्वपूर्ण है, आपको बैठकों में आना चाहिए। उससे उपस्थिति बढ़ी है। सभापतियों की भी मैं 3 महीने में एक बार बैठक बुला करके उनसे भी जानकारी लेता हूँ और मुझे लगता है कि ये सामूहिक रूप से हम परसुएंस करेंगे तो जो यहाँ पे समितियों की बैठक के माध्यम से ब्यूरोक्रेसी पर अंकुश होना चाहिए वह भी होने लगा है। और मेरा एक ही है, ब्यूरोक्रेसी को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी अकाउंटेबल होना चाहिए और वो प्रक्रिया में हमने प्रगति की है। एक जुडिशली का दखल, इसको लेके भी एक बड़ा हमेशा मुद्दा रहा है। सुमित्रा सिंह जी के टाइम में और काफ़ी टाइम में इस तरह का हुआ है। यही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे भी राष्ट्रपति को लेकर टिप्पणी, मतलब उनको नोटिस जारी करना नहीं करना, इस तरह की कई चीज़ें आती रही है। क्योंकि ये लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? और ये जो तीनों संस्थाएं हैं, वैसे 4 हमारी मीडिया भी उसका चौथा पार्ट बनता है, लेकिन तो आप लोग मान लेते हैं विधायिका, कार्यपालिका जी और जुडिशरी और साथ में मीडिया, ये चारों लोकतंत्र के स्तंभ हैं। चारों को अपनी अपनी मर्यादाओं में ही काम करना चाहिए। हर एक उसमें फ्रेमवर्क में है कि जुडिशरी को कहाँ करना है और विधायिका को कहाँ करना है, कार्यपालिका को किस स्थिति तक जाना है, उसे विधायक उस यदि मर्यादाओं हम रहते हैं तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं आती। फिर कभी कोई छोटा मोटा वजह से अभी की बार एक बहस मदा चल रहा है अच्छा, जिसमें कुछ राज्यपालों के यहाँ विधेयक बाद समय तक रुके जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से कुछ कहा कि राष्ट्रपति और सबको राज्यपालों के लिए कहा। राष्ट्रपति ने उसकी ओर अपना एक संदेश भेजा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। इंतज़ार करना चाहिए कि उसका क्या परिणाम आता है, क्योंकि जब कोई मुद्दा सब्जुडिशरी होता है तो मुझे उस पर कोई टिप्पणी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर अपेक्षा करूँगा कि सभी लोग जो संविधान में तीनों को अपने अपने अधिकार दिए हुए हैं, मर्यादाएं की हुई हैं, उसके पालन करेंगे। हम सब मिलकर के देश के मर्यादाओं का और देश के लोकतंत्र के पूरक हैं। हम एक दूसरे कॉम्पिटिटर नहीं हैं, हम एक दूसरे के प्रति विरोधाभासी नहीं है। हम तीनों चारों, मीडिया भी उसमें आता है, हम चारों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब मुझे ध्यान है मीडिया पे जब इमरजेंसी के दौरान अंकुश हुआ तो शायद कई दलों के नेताओं ने उसका पक्ष लेकर के प्रहरी के रूप में खड़े हुए। हम चारों एक दूसरे के मर्यादाओं में रहेंगे तो यह देश विश्व में जो आज सर्वोत्तक लोकतंत्र मजबूत है उसको हम मजबूती करेंगे, कमज़ोर नहीं होगा। एक चूँकि सदन से जुड़ी चर्चा चल रही है, एक आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ कि क्या आपको लगता है कि अभी मौजूदा में जो कोड ऑफ कंडक्ट है विधायकों का, वो पर्याप्त है या समय के साथ अब उसमें और बदलाव और सख्ती, या कैसे मतलब विधानसभाओं के अंदर अब काम होगा? क्या कोड ऑफ कंडक्ट को चेंज करने की ज़रूरत है या पुराने पे ही सख्ती से अमल की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि कोड ऑफ कंडक्ट
जो भी जैसा भी जितना भी है उसका ही अक्षरतः पालन हो जाए तो शायद हम और किसी चीज़ को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तो संविधान भी है, उसमें भी संशोधन होते हैं, लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं, समय काल अनुसार उसका परिवर्तन करना कोई नहीं है। क्यों रूलिंग अध्यक्ष को कई बार अपने समय और नियमों के तहत देनी पड़ती है, वो रूलिंग फिर आगे फॉलो होती है। पुरानी भी अध्यक्ष की रूलिंग देके गए, हम उसका फॉलो करते हैं। तो ऐसे समय काल में वहाँ कौन सा वातावरण है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं निकल सकता कि ये यही आप होना इसी तरह से चाहिए। होना लेकिन साधारणतया जो बने हुए हैं मानक, उन सबका पालना। हम मन से, व्यवहार में, आचरण में उसका पालन करेंगे तो ये कठिनाइयाँ खड़ी नहीं होगी। विधान परिषद को लेकर राजस्थान के अंदर एक वक्त में बहुत चर्चा थी, यहाँ भवन भी अलग बनाने की बात थी, खासतौर से गहलोत सरकार के वक्त में। क्या आपकी राय है, विधान परिषद की ये जरूरत है, नहीं है? कई वर्षों से है। हमने यहाँ से प्रस्ताव पारित करके केंद्र के द्वारा ही अनुमोदित होता है, हमने भेज रखा है। और इसमें दोनों बातें हैं, उपयोगी भी है और कई बार राज्यसभा को देखते तो लगता है कि दोनों वहाँ, लेकिन उसमें जो पिछले दिनों जो उसके सदस्य बनाने की जो प्रक्रिया हैं, ये सोचा ये गया था कि जो लोग सीधा चुनाव लड़के, एकेडमिशियन हैं, दूसरे हैं जो बहुत अधिक बुद्धिजीवी लोग हैं, वो नहीं पहुँच सकते हैं, उन्हीं का नॉमिनेशन होना चाहिए। लेकिन समय काल के अनुसार जो उसमें परिवर्तन हुआ, उसमें कोई एक दल नहीं है जिम्मेदार, सभी दलों ने जो अधिकतर नेता चुनाव हार जाते हैं उन्हीं को कई बार नॉमिनेट करते हैं। तो ये बहस का मुद्दा है। और राजस्थान में साधारणतः बाकी कई राज्यों में है तो बने तो उसका स्वागत है, लेकिन उसके सारे पक्षों को देख करके केंद्र जब अनुमति देगा तो वहाँ की व्यवस्थाएं हम उस अनुसार कर देंगे। ऊपर हमने इस ढंग का विधानसभा की तरह का बना रखा है, उसका फर्नीचर वगैरह भी मैं अभी बनवा रहा हूँ, वो इस पर्पज से बाकी कई कार्यक्रम हो तो वहीं भी हो तो उसको भी हम करेंगे। हमारे अभी तो पहले जनगणना होने वाली है जी, जनगणना में क्या स्थिति बनती है, कितने सदस्य बढ़ते हैं, उस अनुसार हाउस का क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, ऐसे सब बातें अभी वो गुंजाइश है राजस्थान विधानसभा में गुंजाइश है जी, कि राजस्थान विधानसभा में हमारे जो अभी तक का जो आंकलन है 1/3 हर जगह बढ़ेंगे, तो हमारे 1/3 बढ़ के आएंगे तो व्यवस्था हमारे यहाँ हॉल में हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मैं इसमें धन्यवाद तो दूंगा पूरा जिन्होंने इस विधानसभा को बनाया, उसमें भावड़ा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, भैरव सिंह के समय रहा, तो उन्होंने सारे परिप्रेक्ष्य में आगे भविष्य को ध्यान में रखते हुए इतना बढ़िया आज विधानसभा भवन बना है। मैं भी कई राज्यों में विधानसभा भवन देख के आया हूँ, लेकिन अभी यूपी के हमारे माननीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा कि आज तक तो मैं यूपी के ही विधानमंडल को सबसे बड़ा और अच्छा मानता था, आपका देखने के बाद मुझे लगता है कि आप हमसे भी एक कदम आगे हो। नीचे फिर हमने केवल इसको विधानसभा में केवल विधानसभा हॉल तक सीमित नहीं रखा, नीचे हमने म्यूजियम बनाया है जिससे 52 से लेकर के आज तक का सारा राजस्थान का राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक सारे उसमें मापदंड है। अब उसको देखने के लिए पहले कई बार लोग इसलिए भी नहीं आते थे, नहीं परमिट होते थे कि यहाँ की सुरक्षा का, लेकिन मैंने आते ही इसको जन दर्शन के लिए खोल दिया। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, एक साल भर के अंदर लगभग 20,000 लोग इसको देख चुके हैं और अभी भी देखने की डिमांड्स आती हैं। तो लोकतंत्र है, आना चाहिए, देखना चाहिए। को लेकर भी उसी को आगे कारगिल बढ़ा, हमने म्यूजियम को आगे बढ़ाया, म्यूजियम में कई गैलरीज भी आगे बन रही हैं। तो संविधान गैलरी बनाई, संविधान गैलरी में संविधान के 22 पार्ट, उसके अंदर जो चित्र है वो सारे हमने गैलरी बना दी। इस तरह लगा कि ये प्रेरणा का स्रोत बने। तो अभी कारगिल विजय दिवस था तो हमने कारगिल शौर्य वाटिका बनाई। धीरे धीरे यहाँ पे और नक्षत्र वाटिका की हो रहा है, हर्बल वाटिका है, ऐसे कई अभी करने का प्रयास चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे यह विधानसभा के जनप्रतिनिधियों के लिए तो केंद्र बिंदु है ही, लेकिन आम जन भी इसके प्रति उसकी आस्था बढ़े और उसे लोकतांत्रिक ढंग से उनके भी नई पीढ़ी को भी उसके दर्शन भी हो सकें, उसकी ट्रेनिंग भी हो सकें, जानकारी भी हो सके। ये सारे प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। जैसे पेपरलेस हमने इसको बनाई दिया और कुछ भारतीय संस्कृति के अनुसार जो महापुरुष छूट गए उनको भी हम उसमें जोड़ रहे हैं। जी, एक राजस्थानी भाषा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, वो भी प्रस्ताव केंद्र के पास है। क्या आप इसको किस रूप में देखते हैं? हमारी सबकी मानसिकता राजस्थानी भाषा को मिलना चाहिए। जी, केंद्र को हमने प्रस्ताव संकल्प यहाँ से भेज रखा है। अब उनकी क्या मर्यादाएं हैं, क्योंकि देश की भाषाएं बहुत ज़्यादा हैं, सारे देश की भाषाएं। एक बार मैंने चर्चा की अनौपचारिक,
तो कहा कि हमको कई भाषाओं को दर्जा देना पड़ेगा। पहले तो शायद कम थी, अभी भी संविधान में 22 भाषाओं को तो शेड्यूल 8th शेड्यूल में है ही, लेकिन वो बढ़नी चाहिए और समय अनुकूल मुझे देश का लगता है सबसे बड़ा राज्य है, मतलब सबसे राजस्थान, बड़ा राज्य है। इसकी भाषा होनी चाहिए। और इससे राजस्थानी भाषा कुछ जगह पढ़ाई भी जाने लगी है और मैं समझता हूँ ये ऐसा चर्चा का विषय है कि शायद समय अनुकूल सब बातें ठीक हो जाएगी। संसद जो सदन की कार्रवाई और इस पूरी प्रक्रिया पे विस्तार से बात हुई। मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत आपके जीवन को स्पर्श करना चाहता हूँ, विशेष तौर पे जो एबीवीपी का जो आपका कार्यकाल रहा है, छात्र संघ और जीवन से छात्र आंदोलनों में आप शामिल रहे। जब आप शुरुआत आपने की, कैसे वो शुरुआत हुई राजनीति में आने की? मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया, वहाँ शाखा इत्यादि ऐसे जाना न शुरू, तब तो खेलने के हिसाब से गए शुरू में, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, समझते गए। तो सन 58 में 10 साल की उम्र में ही मैं संघ के संपर्क में आने के लिए शुरू किया। उसमें विभिन्न प्रकार के दायित्व रहे। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो कॉलेज में निश्चित रूप से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी था, उसमें मैंने काम करना शुरू किया और मुझे आज 30 साल तक विद्यार्थी परिषद में काम करने का अवसर मिला। चाहे छोटे एक शहर या ज़िले के मंत्री से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक, पूरे राजस्थान प्रांत में लगभग 30 वर्ष तक दौर प्रवास भी किया, संगठन की रचना भी की। क्यों प्रभावित हुआ कि यह संगठन एक प्रकार की ज्ञानशील एकता का द्योतक है, भारत माता की जय राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा है और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। इन 3-4 बिंदुओं को लेकर के हम फिर कार्यक्रम भी किए, फिर मैं भी जुड़ता गया, दायित्व आते गए और हज़ारों लाखों की संख्या में नवयुवक इसका जुड़ते गए। और इसको मैंने इसलिए भी स्वीकार जल्दी किया, ये किसी दलगत राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं। लोग भले इसको कहें कि भारतीय जनता पार्टी उसका जुड़ा है, लेकिन मैंने जितना संविधान पढ़ा और जिस तरह मैंने काम किया, यह इंडिपेंडेंट छात्र संगठन है, संघ की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। इसको स्वीकार करने में, मानने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। संघ परिवार से जुड़ा है, उसकी विचारधारा को शिक्षा क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े। जैसे 2-3 बातें मुझे अच्छी लगी। जैसे मैं इनके स्कूल विद्या भारती में गया, वहाँ बच्चों को एक दूसरे को भैया बहन कहते हैं, यानी बचपन से ये मेरी बहन है, इसका मन के ऊपर संस्कार डालने का मैं प्रभावित हुआ। गरीबों के प्रति आप संवेदनशील बनो, उसके लिए अपने जन्मदिन पर जो वनवासी क्षेत्र है उसमें मैं अपने एक दिन का जेब खर्च जमा करूँगा। तो इस तरह की कोई बातें करने लगे। हम भी विद्यार्थी परिषद के अंदर, मुझे ध्यान है, तिरंगे के लिए आज लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराना विद्यार्थी ने आह्वान किया, हजारों की संख्या में हम लोग गए। इस तरह 3 बीघा जमीन का बांग्लादेश का था, उसके लिए आंदोलन किया। तो देशभक्ति का जज्बा और देश की संवैधानिक के साथ साथ केवल छात्र संगठन होने के नाते केवल छात्रों के मांग ही लिए आंदोलन करना ऐसा नहीं लगा, तो मैं उसके साथ जुड़ता गया। उसके बाद 2000 तक उसमें 70 से 2000 तक उसने काम किया। उधर कई प्रकार के हैं, वो तो लंबा हो जाएगा उसका इतिहास करना तो। लेकिन 2000 के बाद वापस मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के दायित्व पे लौटा। एबीवीपी या अन्य छात्र संगठन है, वो अब उनकी भूमिका बदलते वक्त से या उस पर प्रमुख जोर है वो छात्र संघ चुनाव को लेकर आप टिक गया है, ऐसी धारणा है। और राजस्थान में छात्र संघ चुनाव एक बड़ा मुद्दा भी है। हालांकि ये सरकारों का रोल है कि सरकारें कुछ चलाती हैं, करवाती हैं, कुछ वही बैन कर दिए। दोनों पार्टियों ने अपने समय पे छात्र संघ के चुनाव करवाए भी हैं और उसको स्थगित भी किया है। तो ये सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन इस प्रकार के केवल छात्र संघ नहीं, अन्य प्रकार की भी शिक्षण संस्थाओं में सबसे पहला तो मेरा आग्रह रहेगा उपस्थिति बढ़े। अब छात्र परिसर में उपस्थिति नहीं होती, केवल छात्र चुनाव के समय आके वोट दे के चले गए। पढ़ने के लिए भी आए, परिसर भी बढ़े, हरा भरा हो और वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हों और वो छात्र संघ के माध्यम से हों या अन्य किसी माध्यम से हों। लेकिन छात्र की लोकतंत्र की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। वो छात्र संघ के चुनाव के अध्याय से होती है और उसमें लिंग 2 कमेटी भी बनी, उसमें भी अपने कुछ कही, लेकिन उनका अक्षरता पालन हो, ये सुनिश्चित हो। ये छात्रों के जिम्मेदारियां तो मेरे ख्याल से विश्वविद्यालय प्रशासन और उनकी विश्वविद्यालय प्रशासन की भी है और साथ के अंदर आपके छात्र संगठनों की भी है। सब मिलकर के करें तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, इन सिद्धांततः। लेकिन कोई सरकार किन परिस्थितियों में रोक रही है, किन परिस्थितियों कर रही है, उस पर शायद मेरी टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन छात्र संघ
की स्थापना भी इसलिए हुई, होने लगे, और अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग संविधान हैं, अलग अलग पद हैं, उस हिसाब से अलग प्रांतों में अलग हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अलग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग है, राजस्थान की भी कुछ यूनिवर्सिटी में अब जाके कई जगह 4 पदों पे। पहले था कि इनडायरेक्ट चुनाव होते थे, कक्षा प्रतिनिधि चुन करके आते थे, फिर उसे हट करके डायरेक्ट चुनाव की बात आई, डायरेक्ट चुनाव होने लगे। डायरेक्ट चुनाव में भी कहीं पूरी कार्यकारिणी के होने लगे, कहीं केवल अध्यक्ष का होने लगा, कहीं अब 4 पदों के होने लगे, अलग प्रकार का रहे। वैसे ऐसे सामूहिक चिंतन, मनन और समाधान करने की आवश्यकता है। एक जनप्रतिनिधियों की उम्र को लेकर हमेशा एक सवाल बहस छिड़ी रहती है देश भर में कि युवा, अब राजनीति का युवा अलग है और आम समाज का युवा है, उसका अलग परिभाषा ऐसा लगता है। खैर, संघ प्रमुख हैं, उन्होंने भी बात कही है 75 साल को लेकर। एक राइडर पहले चर्चा थी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, 75 के पार हैं, उनको जगह छोड़ देनी चाहिए। अब कुछ नई अवधारणा आ रही है, आपका क्या मानना है? एक लंबा जनप्रतिनिधि मतलब उन्होंने जो कुछ कहा उसका उत्तर उन्होंने दे दिया, तो उस पर तो कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा सोच है कि युवा भी आगे आने चाहिए, उसके साथ अनुभव भी साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि केवल युवा युवा ही रहा तो भी उसका हल नहीं निकलेगा। और केवल कई बार देखते हैं ना, कई बार केवल एक आध जगह में देखा कोई युवा ही आ गए, तो युवा आ गए तो उसको अभी तक कुलपति कार्यालय समझ करके वैसा वातावरण भी कई बार बनना शुरू हो जाता है। उसके बीच में यदि अनुभवी लोग हैं तो उनको समझाते बुझाते हुए एक परिवार की तरह आगे बढ़ते हैं। तो हर मुद्दे पे दोनों की आवश्यकता है, और इसका उम्र के साथ जोड़ना, क्यों परिपक्वता अवसर किस आयु में किसको मिलता है ये अलग विषय। किसी को परिपक्वता जल्दी आ जाती है, कहीं परिपक्वता समय के अनुसार आती है, लेकिन आयु के अनुसार भी कई बार लोग 55-56 के अभी भी कुछ राजनीतिज्ञ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो क्या बोलते हैं, उनमें कितनी परिपक्वता है, इसका समाज और ही वोटर ही तय करते हैं। तो इसीलिए जब तक स्वस्थ है व्यक्ति, काम करने की समझ है और सक्रियता उसकी सामाजिक जीवन में और जनता के बीच में बनी हुई है, और उसमें उसकी पार्टी उसका उपयोगी मानती है, तब तक उसको अवसर पार्टी दे, क्योंकि सब पार्टी तय करती है। तो हमेशा मेरा अनुभव आज तक की 16 जैसे विधानसभा चल रही है, हमेशा युवाओं का प्रतिशत पर्याप्त है, वो और बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो मैच्योर अवसर जनता चुनती है, पार्टी उनको अवसर देती है। जनता युवाओं को लाए, ये तो बात तब होगी जब पार्टी उनको आगे टिकट देगी, लेकिन हर पार्टी युवाओं को आगे ला रही है, और ये ट्रांजिशन पीरियड बराबर चलता रहना चाहिए। क्योंकि घर में युवा हैं तो फिर पिताजी और उनको सबको घर को बैठा दो कि आपको तो केवल खाना खाओ, यह भी उचित नहीं होता। सामाजिक प्रतिनिधि में भी यही बात है। तो यह सामाजिक जीवन, और पहली आयु शायद मैं समझता हूँ एवरेज एज 59 साल मानी जाती थी, और आज की एवरेज एज जो है ना आपके 80 के आसपास जा रही है। इससे रिटायरमेंट आयु भी सरकार ने पहले 55 थी, फिर 58 की, अब 60 है, और कोई जगह तो वाइस चांसलर को 70 तक आपने अनुमति दे दी है। तो इस समय काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें तय होती हैं, लेकिन जब तक उसमें उपयोगी है व्यक्ति, उसका उपयोग संगठन में लें, सत्ता पक्ष में लें, कहाँ लें, ये पार्टियों का आंतरिक मूल्यांकन है, वो करें। दयानंद साहब, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं, ट्रोलर्स वगैरह को देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं? जितना समय होता है रात्रि को सोने से पहले जी, मैं अपनी मेल भी चेक करता हूँ, और जितना फेसबुक है उसे पर्टिकुलर कुछ हद तक देखता हूँ, और दिन में जहाँ समय मिला व्हाट्सएप पे उसको चेक करता रहता हूँ। लेकिन व्हाट्सएप पूरी तरह चेक नहीं हो पाते हैं, या अभी स्वीकार करने में कोई अर्ज नहीं है, क्यों हज़ारों एक साथ आते हैं, और उसमें तो कुछ चेक होते हैं, कुछ नहीं होते। फिर कोई फ़ोन करता है कि भाई साहब मैंने आपको ये इस मुद्दे पर व्हाट्सएप किया, खोल करके देख लेते हैं, फिर उसका जवाब भी फोन में आपके बारे में धारणा, आप खुद फोन पिक करके और खुद जवाब देने फ़ोन के विषय में तो मेरे आज तक धारणा है जी कि फ़ोन हर एक का खुद पिक करना, और मान लो किसी मीटिंग में हूँ, उसका जितने मिस कॉल आ गए, अननोन को भी मैं कॉल बैक करता हूँ, यानी किस दुख में है, किस दर्द में, क्या कहना चाह रहा है। हालांकि उसके कभी कठिनाई तो आती है, कभी उठपटांग भी, टेलीफोन। अब रात को एक दिन 12:15 बजे किसी का फ़ोन था जी, मैंने कहा कोई दुखी प्राणी को उठाऊं, तो कहते हैं भाई साहब आपकी तबीयत कैसे है। अरे मैंने कहा तेरे को यही समय मिला क्या। और एक दूसरा फ़ोन आया कि साहब मेरे मोहल्ले में कुत्ते की डेथ हो गई है, उसको उठवाओ। मैंने कहा रात को 12:30 बजे भैया कहाँ से उठाओ, सुबह होने तो करेंगे काम। तो कई बार ये कठिनाई भी आती है, और कई बार बहुत उपयोगी होते हैं। सुबह 5 बजे एक आया कि उसके किसी रिलेटिव की डूंगरपुर के पास में रेलवे ट्रेन जा रहे थे, हार्ट अटैक आ गया। जी,
तो वहाँ उसको मदद चाहिए थी, तो कलेक्टर इत्यादि को मदद, इसलिए दोनों प्रकार के इसके लाभ हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि सबके टेलीफोन जनता के साथ जुड़ा रहो। आज मैं 2 दिन सप्ताह में अपने कॉन्स्टिट्यूट जाता हूँ और वहाँ पे मतदाताओं कार्यकर्ताओं को तो इतना है कि मेरे बेडरूम तक आ जाते हैं। यानी जनता से जुड़े रहना, हम उन्होंने तो चुना है, आपको केवल यहाँ उन्होंने काहे के लिए भेजा है, तो यहाँ भी उनकी ड्यूटी पूरी करना, क्षेत्र में भी उनके दुख सुख करना और जितना संभव है उतना करना। सब बातें किसी के लिए भी संभव नहीं होती, लेकिन हमेशा जनता के दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहना, उनकी समस्याओं के समाधान में अपने आप सहभागी बनना, यह नितांत हर जनप्रतिनिधि के लिए आवश्यक है। वही जनप्रतिनिधि कंटिन्यू जीतता है जो इस प्रकार जनता के साथ उसका जुड़ा होता है। बाकी तो कई बार पहली बार जुड़ करके फिर ऑफ होता है, कई बार 2 बार जुड़ करके ऑफ होते हैं, कुछ तो भाग्य के साथ ईश्वर के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए सब मिलकर के चीज़ें चलती हैं, वो चल रही हैं। मुझे भी लगा जब मैं पहली बार आया, कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। पहली बार आया, संगठन ने कहा, संगठन के कहने से चुनाव लड़ लिया, तो मेरी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी ऐसी, जनता के सहयोग से बन गया। उसका कंटिन्यू स्वप्न नहीं था 5 बार मैं कंटिन्यू उसी विधानसभा से मेरे को जनता आशीर्वाद देगी। फिर 2 बार मंत्री का भी संगठन ने या सरकार ने मौका दिया, तो मैंने अपने आप को पूरी ताकत, अब आज भी विधानसभा का है तो ये नहीं कि केवल जब सत्र हो तभी मैं आऊँ। यहाँ पे जब भी मैं सप्ताह में 3-4 दिन या पूरे 8-10 घंटे देता हूँ, बाकी फिर घर पे भी मिलता हूँ। तो मैं लगा आज भी दिनचर्या में 14 घंटे 15 घंटे सक्रिय रहना, प्रवास भी करना, आज भी कई राज्यों में भी कई कार्यक्रमों में जाता हूँ। ये हर जनता का स्वभाव बनता है, तो ही जनता के वास्तव में न्याय कर पाते हैं। एक आपका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था पिछले दिनों, जिसमें आप जिस कम्युनिटी ने विभाजन की त्रासदी को झेला था, उस त्रासदी को जिस समुदाय ने झेला सबसे ज़्यादा, आप उसी नुमाइंदगी भी करते हैं, उसको लेके बड़े भावुक आप थे। तो देश में जब जिक्र होता है, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे मामला, आप किस रूप में देखते हैं और आपके मन में मनोभाव किस रूप में है? वैसे तो मेरे स्वभाववश भावुक हूँ। विधानसभा में एक आध बार इस तरह कोई बात आई तो भावुकता आई, लेकिन विभीषिका के बारे में मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूँगा, जिन्होंने 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाने का देश भर को आह्वान किया। उससे लगा कि हमारी नई पीढ़ी को जानकारी तो होगा, आज जो कुछ हम हैं, हम अपने बलबूते पे नहीं हैं, हम उन जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने कष्ट सहे हैं, परिश्रम किया है, हम उनके कारण आज इस सीधे गाड़ियों में घूम रहे हैं या हम सुखी हैं, घर आरामदायक लाइफें कर रहे हैं। उस समय विभाजन के समय जब विभाजन क्यों हुआ, क्या उस गहराई में तो नहीं जाता, लेकिन जब मान लो विभाजन जिस ढंग से हुआ तो लाखों लोग विस्थापित हुए। आपका भी परिवार? हाँ, मेरा वैसे ही रहा, मेरे परिवार ने भी वो दंश सहा। पिताजी केवल एक छोटी सी लोहे की पेटी रख करके माता जी साथ आ गए। हमारा जन्म यही हुआ, मेरा जन्म आके यहाँ भारत में हुआ। तो उस समय उनको देखते थे, कहीं कोई मकान किराए पे, बड़ी मुश्किल से, उस समय रुपए ही नहीं थे, तो 4-5 रुपए में मकान किराए, बिजली नहीं रहती थी, उससे पले उससे हमको पढ़ाया, स्वयं पढ़े, यानी स्वयं का शौक था तो मेट्रिकुलेट ही थे, आते इंटरमीडिएट की, बीए किया, एमए किया और साथ में पोस्ट ऑफिस छोटी पोस्ट पे लग गए, जहाँ पे वो ठप्पा लगाते हैं, बहुत लोएस्ट पोस्ट थी, उस पर काम किया कि उस समय तो जो मिल जाए। और छोटे मुझे तो पता है, एक आध बार घर से वो कोई चौले और चने उबाल करके ले गए, वो 2-2 पैसे में उसमें बेचे, उससे लाइफ शुरू हुई। और वो विभीषिका में पता नहीं, मैं जब ट्रेन देखता हूँ, हज़ारों लोग किस तरह ट्रेनों पे ऊपर बैठ कर ये गठरी बांध करके आए, पैदल चल के आए, लोगों ने लूटा है, लोगों ने मारपीट की है। कुछ तो एक ट्रेन कहते हैं भारत में आई थी, वो कटी हुई लाशों की आई, यानी इस तरह के भाव में लेकर के। और यहाँ क्यों आए? यहाँ इसीलिए आए कि हम देश और धर्म के, सनातन धर्म के लिए यहाँ आए। बाकी उस समय सब पूंजीपति थे। मुझे आज भी पिताजी या दूसरे जो परिवार मिलते हैं, वो लाखों करोड़ों के धंधे करते थे। आखिर इसलिए जिए करके आए कि हम अपनी मान मर्यादाओं की रक्षा कर सकें, हमारे देश में रहे। तब भी वो सिंध हिंदुस्तान में था, आज भी हम अपने हिंदुस्तान में, हम पाकिस्तान से जो शरणार्थी कहते हैं ना, वो गलत। हम शरणार्थी पाकिस्तान से कभी आए नहीं, शरणार्थी कभी रहे नहीं। तब भी और यहाँ आकर के अपनी कम्युनिटी में मुझे गर्व की अनुभूति होती है, किसी ने भी हाथ मांगे नहीं। आज भी एक भी भिखारी आपको देश में सिंधी नहीं मिलेगा, हमेशा पुरुषार्थी करेगा, परमार्थी बनेगा। तो वो जब दृश्य सामने आता है, तो जब विभीषिका अजमेर में भी कार्यक्रम था, तो उसमें मेरे प्रश्न लगा कि विभीषिका नई पीढ़ी के सामने आनी चाहिए।
यहाँ मैं कई बार जगता हूँ, हमारे चाहे सिंधी समाज की नहीं पीढ़ी, और ऐश आराम और उसमें यहाँ क्या है, देश समाज क्या होता है, सिंध क्या है, तो उनको ये अनुभूति है। सिंध की भी याद आए, अपने पुरखों की जो उन्होंने परिश्रम दुख के दिन देखे हैं, उससे प्रेरणा ले कि हम भी अपने समाज में आके सेवा का भाव हमारे मन में भी रहे, और आज नहीं कल यह भारत अखंड बने। वापस जो है ये सिंध, बांग्लादेश को तो आधा बंगाल, बंगाल को आधा बंगाल मिल गया, पंजाब को आधा, इनको कुछ नहीं मिला। तो लेकिन मेरे को गर्व की अनुभूति है कि देश के रचयिता जिन्होंने भी यहाँ का राष्ट्रगान बनाया, पंजाब और सिंध गुजरात, क्या बात है। तब तक सिंध को भी अलग, आज नहीं हमारी भावनाओं से नहीं कर, वो ज्योत जली रहे, उसके लिए विभीषिका दिवस माननीय प्रधानमंत्री ने कहा। उस नाते जब भी उद्देश्य सामने खड़ा होता है, कटी रेलवे का या महापुरुषों का, अपने पिताजी का, अपने दादाजी के, तो मन में एक भाव आना स्वाभाविक, तो उस नाते भाव। व्यूअर के कुछ सवाल हैं उसमें कि अगर आपकी जीवन यात्रा पे कोई फिल्म बने तो आप खुद टाइटल उसमें देना चाहेंगे तो क्या टाइटल दें? बनाने वाला दे दे। एक शिक्षक जो है कैसे राजनीति को शिखर में पहुंचा, या सिंध विभाजन का दंश सहा हुआ व्यक्ति कैसे इस मुकाम पर आया, ऐसे कोई बनाना चाहे। मैंने तो अभी तक कोई भाव नहीं है, न किसी को कहा है, और कोई बनाना चाहे तो आज लोकतंत्र है, कोई बना सकता है। आपका लंबा जनप्रतिनिधि के रूप में सफ़र रहा है और उम्र का दौर भी चल रहा है। ईश्वर करे आप बहुत दीर्घायु हों और स्वस्थ जीवन जिएं, लेकिन एक ख्वाहिश मन में होती है कि मुझे किस रूप में देखा जाएगा आने वाले वक्त में। तो देवनानी साहब क्या चाहते हैं? मेरा तो इतना ही है कि जीवन की अंतिम सांस तक मैं देश और समाज की सेवा करता रहूं। ईश्वर मुझे स्वास्थ्य उपलब्ध कराए, दायित्व पद कुछ भी हो सकते हैं। मेरी एक ख्वाहिश ज़रूर है कि मोदी जी का 2047 का जो विकसित भारत है वो देखने का अवसर मुझे मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में वासुदेव देवनानी जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, जुड़े, और चंद ही दिनों में अभी सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र के परिदृश्य में राजस्थान विधानसभा की गतिविधियां किस रूप में रहने वाली हो सकती हैं, क्या उनकी ख्वाहिश है और किस रूप में वो सदन चलाना चाहते हैं, और साथ में उनकी निजी ज़िंदगी के कुछ पलों पर हमने बात की। आपको ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पंजाब केसरी की पूरी टीम लगातार आप तक इसी तरह से पॉडकास्ट पहुंचाती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।